हेलो बच्चों, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। और हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट पर होता है। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सिलरेटिंग चार्ज हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देता है। ठीक है, तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेक्शन है। अब हम क्या करने वाले हैं सीरीज के अंदर, इस सीरीज के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन डायपोल, फ्लक्स और पोटेंशियल, इस तरीके से हम सेक्शंस वाइज सेक्शन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर स्पेशली क्वेश्चंस होंगे वो जेई के, नीट के और एडवांस के। ओके, और उन क्वेश्चन के बेसिस पे हम कंसेप्ट को लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स की, और जो आगे न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली 12-13 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं फटाफट से मैं ग्लिम्स दे देता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चार्ज। ओके, सो बच्चों चार्ज को या तो हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, आप सबको पता ही है। और चार्ज एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है चार्ज के पास, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके, ऑल्दो चार्ज कंजर्व्ड भी होता है और चार्ज इनवेरिएंट भी होता है। तो इनमें सबसे जो पहली टर्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे न्यूमेरिकल बेसिस पे, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो एज पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q is equal to NE, which indicates that charge on any substance is the integral multiple of charge of electron. Okay, where N is B, any integer, N1, 2, 3 and so on. So NB1, 2, 3 and so on. Okay, और चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम है। कूलम इज इट्स यूनिट। अब हम बात करते हैं आगे, जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं जिस टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का एनालॉग है। ग्रेविटेशनल फोर्स थी G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट किसके लिए होता है? ये होती है परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 टाइम्स 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और ये परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। ठीक है, मतलब कि उस पर्टिकुलर स्पेस में, उस पर्टिकुलर मीडियम में जो चार्जेस हैं आपस में अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर मीडियम में उस चार्ज की वजह से है जो दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस करे। ओके, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ पे जो फ्री स्पेस है वो एयर और वैक्यूम है। ठीक है, तो ये तब आ गया फॉर्मूला जब हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, और ये सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस r। ठीक है, अब इसमें एक और केस हम लोग ले लेते हैं। अगर सपोज ये दोनों चार्जेस प्लेस्ड हैं इस बार, जैसे यहाँ पे एयर थी बीच में, अब इस एयर की जगह पे कोई अदर मीडियम है अदर देन एयर एंड वैक्यूम, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है Q1 एंड Q2। ओके, अगेन सेपरेशन r है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगी, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे जो फोर्स होगी बच्चों वो होगी 1/4π एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो पूरी टर्म है, मैं इसको स्मॉल के से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो स्मॉल के होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल गेट 9 टाइम्स 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे इन दो मीडियम को अगर मैं रिलेट कर रहा हूँ, देन आई विल हैव रिलेटिव टर्म व्हिच इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको एप्सिलॉन r भी बोलते हैं। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक और टर्म मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये दोनों की दोनों एक ही टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली मीडियम के लिए होता है, तो इस मीडियम की प्रॉपर्टी को बताने के लिए हम टर्म लिख देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको मैं कैपिटल के से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो के था ये स्मॉल के था, यहाँ पे कैपिटल के है, तो दोनों एक ही हैं फिलहाल। तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जैसा आपने रिलेटिव डेंसिटी में छोटी क्लासेस में पढ़ा था, सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर से डिवाइड कर रहे हैं हम, ऐसे ही यहाँ पे जो परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है, दैट मींस वी आर रिलेटिंग टू टर्म्स हियर। ओके, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो ये यूजफुल फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसके अलावा जो आगे क्वेश्चन है उसमें कुछ फोर्स की प्रॉपर्टी लगेगी। तो जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी बच्चों में पता है वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है ना, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। साथ ही साथ फोर्स में हम लोग LOM लगाते हैं, और यहाँ पे ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक कंडीशन से आते हैं। स्टैटिक कंडीशन मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स जो है वो जीरो के इक्वल है।
तो अभी जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। सो लेट्स मूव टू न्यूमेरिकल्स। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये रिसेंटली भी आया था, अप्रैल 2024 में आया था ये वाला क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स पी एंड एस। तो यहाँ पे, और हाँ बच्चों, हर एक क्वेश्चन को कराने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार पूरा क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप वो क्वेश्चन देखेंगे और खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे पहले, ठीक है। ये सब्जेक्ट लिटरली बहुत आसान है अगर हम इसको कुछ पैटर्न पे पढ़े। ऑल्दो ये जो वर्ड मैंने बोला आसान, ये थोड़ा सेलेक्टिव होता है, डिपेंड करता है बच्चे के इंटरेस्ट पे भी, बट हाँ अगर उसमें प्रैक्टिस करोगे यू विल डेवलप योर इंटरेस्ट। एनीवे, अब यहाँ पर देखते हैं। सो टू स्फीयर्स दैट वी हैव P एंड S विद अ चार्ज Q एंड Q, ओके, एंड आपस में रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, ठीक है। और मान लेते हैं किसी सेपरेशन पे है, R सेपरेशन पे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस P वाले को ना, ये जो P वाला है हमारे पास, इस P वाले को हम लोग एक अनचार्ज स्फीयर के साथ रख रहे हैं। तो यहाँ पे एक अनचार्ज स्फीयर है, इग्नोर इट। तो एक अनचार्ज स्फीयर है, ओके। तो इस P वाले को एक अनचार्ज स्फीयर जो कि RS के साथ रख रहे हैं। तो यहाँ चार्ज क्यों है, चार्ज 0 है, तो चार्ज इस साइड मूव करेगा, ठीक है। चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल टू हाई टू लो पोटेंशियल मूव करता है, जैसे हीट करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो उसी का ही एनालॉग है। तो जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा। तो यहाँ पे जो एवरेज आ जाएगा इन दोनों का, मतलब मान लो यहाँ पे 100 चार्ज है, 0 है, तो दोनों में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि 50-50 चार्ज आ जाए, है ना, ओके। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, अभी अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ तो एक तीसरा आइडेंटिकल बट अनचार्ज जो कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है, उसको हम पहले एक बार इसके कांटेक्ट में लेकर आए, फिर इसके कांटेक्ट में लेकर आए, ठीक है। तो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें बतानी है, ओके। तो ये कुछ ऐसा होगा कि पहले पे चार्ज Q था, दूसरे पे चार्ज 0 था, तो इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो आ जाएगा Q प्लस 0/2, ठीक है। तो मतलब दोनों पर Q/2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस किस पर, किन दोनों पर, P पर और R पर, ठीक है बच्चों, P और R पर। अब ये जो R है Q/2 वाला, इस R को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, ये जो R है जिसपे चार्ज Q/2 है, इस R को हम लोग इस S से कनेक्ट कर रहे हैं जिसपे चार्ज है Q। अगेन चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि मान लो इस पे 50 है, इस पे 100 है, तो दोनों पे 75-75 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। चार्ज अगेन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, तो चार्ज एक जगह से जाके दूसरी जगह की तरफ जाएगा तब तक वो इक्विलिब्रियम मेंटेन ना कर ले। तो कुछ कुछ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कुछ पढ़ा था आपने, अगर आपको याद है तो, अदरवाइज डोंट वरी, देखता है हम इसे आगे। तो अब इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस के अंदर हमारे पास ये आपस में कॉन्टैक्ट में आ गए, ठीक है, S और R। तो R के पास Q/2 चार्ज है, S के पास Q चार्ज है, तो अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूँ तो आई गेट Q प्लस Q/2/2, सो आई गेट 3Q/4, ठीक है। तो अब यहाँ से इंडिविजुअली S के पास कितना चार्ज आ गया बच्चों, तो S के पास आ गया 3Q/4 चार्ज, और इसी तरीके से R के पास भी कितना चार्ज आ गया, 3Q/4। हमें लेना क्या है फाइनली, हमें लेना है यहाँ पे P और S। तो P पे जो चार्ज था बच्चों वो Q/2 था, और S पे जो चार्ज है वो 3Q/4 है, ठीक है। तो अब इसमें बताओ फोर्स कितनी होगी, तो यहाँ पे फोर्स होगी F' इज इक्वल टू K Q/2 3Q/4 बॉन में R²। तो F' इज इक्वल टू 3/8 KQ²/R²। तो ये जो फोर्स थी ना बच्चों यहाँ पे 16 न्यूटन, ये इसी के इक्वल थी, K Q² अपॉन में R² इज 16 न्यूटन था। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो F' is 3/8 times 16, so I'll get 6 Newton, okay। इससे कैंसिल आउट हो गए, I'll get 6 Newton will be our final answer। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ओके। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, ये तो वैसे एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल भी है, ऐसा ही एक, ठीक है, कि हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है हमारे पास जिसमें हमें कोलम्बियन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशो निकालनी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वो लग रही है, ठीक है, इस तरीके से। सो देखते हैं। तो सबसे पहले इधर एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इधर एक प्रोटॉन ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों का सेपरेशन R ले लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, जो कोलम्बियन फोर्स होगी, एक मिनट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो होगी K। बच्चों K होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 दोनों पे चार्ज एक जैसा होता है, तो यहाँ पर आ गया 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁹ कूलम का स्क्वायर डिवाइड बाय R²।
इसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी इट विल बी 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11। मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, एक मिनट। सो आई गेट gravitational force is 6.67 times 10⁻⁻11. Mass of electron is 9.1 times 10⁻31, and mass of proton is this, -27. Okay, divide by r square. So if I divide these two terms, Fe upon Fg, so I'll get 9 times 10⁻9 times 1.6 into 1.6 into 10⁻38. ठीक है, यहाँ पर 6.67 into 9.1 into 10⁻, into 1.6 into 10⁻31 -27। तो ये से कैंसिल आउट हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास पावर, लुक दिस इज 9, दिस इज -28। ठीक है, तो मैं अभी ऐसे ही लिख देता हूँ 1.6 डिवाइड बाई 6.67 इंटू 10⁻9 -38। ओके, सो आई हैव मिस समथिंग, यहाँ पे 10⁻11 भी आएगा। ठीक है बच्चों, ये वाली जो पावर है ये 10⁻11 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो यहाँ लिख दिया मैंने। तो ये आ गया -38 डिवाइड बाय 10⁻58 -11। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ गया, तो इसको मैं एज इट इज ही रहने देता हूँ, 1.6 डिवाइड बाई 6.67। बस अब कैलकुलेशन बची है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप करोगे तो ये आ जाएगा 9 + 11 -38 + 58। 9 + 11 is 20 एंड ये हमारे पास आ जाएगा -38 + 58 is +20, सो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻40। बट ये जो था हमारे पास ये 1.6 डिवाइड बाई 6.67 है, तो इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन से मैच करूँ उसे, अप्रॉक्सीमेट में आंसर चाहिए ना हमें, तो देखो 10⁻39 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन भी आ जाएगा कुछ इसको सॉल्व करने के बाद। सो आई विल गेट 10⁻39, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो अभी जो दो क्वेश्चन आपने देखे बहुत बेसिक थे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है और ये अभी रिसेंट जेईई मेंस में आया हुआ है। ठीक है, जेईई मेंस में बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। ओके, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट R। और मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक Q1 है और एक Q2 चार्ज है, R सेपरेशन है और यहाँ पे फोर्स है F। अब सेकंड सिचुएशन में बोल रहे हैं, बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। ठीक है, वही Q1 Q2 चार्जेस हैं, बट अब यहाँ पे सेपरेशन हो गया R/5 और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 5 रख दिया। पहले वाले केस में जो फोर्स थी F1 वो थी 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 अपॉन R²। सेकेंड वाले केस में जो फोर्स है डेट इज 1/4πε Q1 Q2 R/5 का होल स्क्वायर, ये आ गई। तो सेकेंड केस की जो फोर्स है वो आ जाएगी। अब साइलन m बच्चों क्या होता है, अब साइलन m होता है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा ही था। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेसिस पे जो फॉर्मूला आ रहा था हमारे पास, तो हमारे पास आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 R², और ये जो 5 अपॉन में था ये 25 हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर था और यहाँ पे K आ गया। ठीक है, मैंने क्या करा है, इस एप्सिलॉन m की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू K रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया F2 = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और बच्चों 25 और K की वैल्यू 5 है, तो ये 5 आ गया सब कुछ। और ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू F1, तो F1 टाइम्स 5, तो 5 F1 हो रहा है ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सिंपल कैलकुलेशन थी, सिंपल फॉर्मूला था, कुछ हमें सोचना नहीं पड़ा इसके अंदर। हाँ, लेकिन जो ये वाला जो क्वेश्चन है जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। इवन एक नया कंसेप्ट हम जानने को मिलेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन से। और ऐसे क्वेश्चन काफी फेमिलियर है, एक दो जगह और पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है। एनीवे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन। एक 10 माइक्रोकूलम चार्ज है जो कि दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, जो कि प्लेस्ड है 1 सेंटीमीटर पे। ठीक है, द डिस्टेंस सो डेट द रिपल्सिव फोर्स इज मैक्सिमम। ठीक है, तो उन दोनों पार्ट्स का चार्ज कितना होगा। तो इसमें क्या कंसेप्ट है पहले वो जान लो। अगर हमें मैक्सिमा निकालना है बच्चों, ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो एक
थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जैसे हमारे पास एक टर्म है y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं इसे डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। पहले इसका चलो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो y इज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये थीटा है, ये y है। y की वैल्यू 1 होगी जब साइन 90 होगा, y की वैल्यू 270 पर -1 होगी, ठीक है। बाकी 180 एंड 360। तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा ये। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ dy बाई डी थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। और अगर मैं इसके डिफरेंशिएट को 0 के इक्वल कर देता हूँ तो मेरे पास सीधा सीधा आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा या तो 90 डिग्री है, कॉस 90 0 होता है, या फिर कॉस 270 भी 0 होता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी बात पता लगी कि 90 पे तो वैल्यू आएगी मैक्सिमा और 270 पे वैल्यू आएगी मिनिमा। अब देख लो इस ग्राफ को, 90 पर साइन की वैल्यू आ रही है मैक्सिमम और 270 पर साइन की वैल्यू आ रही है क्या, मिनिमम। तो हमें एक बात समझ में आ गई, अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो उस टर्म का डेरिवेट करके किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमारे पास दो चार्जेस हैं। मान लेते हैं पहला जो चार्ज है, जो मेन चार्ज है हमारे पास, वो Q है। तो ये हमें गिवन है 10 माइक्रोकूलम। जो पहला चार्ज है वो Q1 है और दूसरा चार्ज है Q2। तो बच्चों Q2 चार्ज और Q1 चार्ज Q में से डिवाइड होके निकले हैं, है ना। तो Q चार्ज मान लो एक 7 था तो एक 3 था, मान लो एक 5 था तो या 5 था, या 2 था या 8 था, ऐसे इस तरीके से बने। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर पहला चार्ज 7 था क्योंकि ये 10 है, तो दूसरा चार्ज 3 कैसे आया, 10 माइनस 7 करा ना। तो इसका मतलब Q2 जो होगा वो Q माइनस Q1 हो जाएगा, सिंपल। अब फोर्स का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे होगा K Q1, Q2 की जगह Q माइनस Q1 अपॉन में R²। ये फोर्स का फॉर्मूला होगा। बट हमें यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स निकालनी है, तो फॉर मैक्सिमम फोर्स तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज बदल रहे हैं, चार्ज को ही तो डिवाइड कर रहे हैं, सेपरेशन तो वैसे ही रख रहे हैं, चार्ज को तोड़ रहे हैं, 10 माइक्रोकूलम चार्ज को Q1 और Q2 में तोड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए, dF अपॉन dQ1, क्योंकि जो चार्ज टूटा वो Q1 और Q2 था, तो इसलिए मेरे को डिफरेंशिएट भी इसी टर्म में करना पड़ेगा। तो dF अपॉन dQ1 इज इक्वल टू 0, ये हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया d अपॉन dQ1, F की जगह आ गया K Q1 Q माइनस Q1 अपॉन में R² इज इक्वल टू 0। तो K अपॉन R² तो बच्चों कॉमन आ गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास Q1 d अपॉन dQ1, ठीक है, माइनस Q1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ डिफरेंशिएट। तो Q1 का जो डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगा Q1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा Q1 के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे Q1 स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2Q1, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था यहाँ पे, ठीक है। तो Q1 स्क्वायर का Q1 की ही रिस्पेक्ट में 2 बाहर आ गया, 2 पे एक पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, तो 2Q1 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0, है ना। x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो इसकी पावर कितनी है बच्चों, 2 पावर है इसकी, तो 2 बाहर आ गया, पावर 2 माइनस 1 हो गई, तो ये आ गया 2 q की पावर 1, तो आई कैन राइट इट एज 2Q1, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को रब नहीं करा, लिखे रहने देते हैं इसे। तो अब इट इम्प्लाइज दैट q इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q1। तो Q1 is Q अपॉन 2, तो Q1 is 10 अपॉन 2 विच इज 5 माइक्रोकूलम। तो बच्चों Q1 तो आ गया 5 माइक्रोकूलम, और Q2 जो था 10 माइनस 5, तो अगेन इट विल बी 5 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास आ गया है 5 माइक्रोकूलम, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सो नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है, और यहाँ पे एक तीसरे चार्ज को हमें रखना है ताकि नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस हो। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक तो सिंपल तरीके से भी आ जाएगा कि दोनों एक जैसी पोलैरिटी के चार्ज होंगे, यहाँ पे अलग अलग है। ऐसे क्वेश्चन आपको कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में भी मिलेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कंसेप्ट क्या है यहाँ पे। देखो, अगर दो चार्जेस होते हैं, ठीक है, Q1 एंड Q2 एक ही पोलैरिटी के होते हैं, या फिर ऐसे लिख दो माइनस Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो जो नेट फोर्स 0 आती है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, तो बच्चों ये जो Q1 चार्ज है इसको इस साइड रिपेल करेगा,
और ये Q2 चार्ज इसको इस साइड रिपेल करेगा। तो ये एक फोर्स इधर आती, मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। सो दिस विल बी फोर्स एट सी ड्यू टू ए, और ये इधर आती फोर्स एट सी ड्यू टू बी। तो सॉरी, तो यहाँ पे नेट फोर्स के जीरो आने के चांसेस होते हैं क्योंकि दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं नेट फोर्स के जीरो आने के। ऐसे ही अगर यहाँ मैं चार्ज रख देता तो ये चार्ज इधर इससे रिपेल होता -Q1 से, -Q2 से इधर रिपेल कर देते। तो यहाँ पे भी नेट फोर्स के जीरो आने के चांसेस होते हैं बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सही है। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है। दो चार्जेस हैं, अब मैं रैंडम वैल्यू लेके समझा रहा हूँ आपको, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे मान लेते हैं -2 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो अगर मैं एक चार्ज को बीच में रखता हूँ, मान लो मैंने 5 माइक्रोकूलम चार्ज को बीच में रखा, तो ये 10 इस 5 को इधर फेंक देगा, रिपेल कर देगा और -2 से अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं आएगी, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो, या फिर पहले चलो यहाँ रख के देखते हैं, 5 माइक्रोकूलम को यहाँ रखा, इस वाले केस में क्या होगा। तो बच्चों ये 5 इस 10 से, देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अच्छी खासी है इसके कंपैरिजन में, 2 के कंपैरिजन में। तो ये जो 10 है 5 को बहुत दूर रिपेल कर देगा, फेंक देगा दूर की तरफ। और 2 क्योंकि दूर है, ये जो 2 है ये दूर है इससे, तो ये इतने अच्छे से इसको खींच नहीं पाएगा अपनी तरफ। तो अगेन यहाँ पे ये फोर्स जो लेफ्ट हैंड वाली फोर्स है ज्यादा डोमिनेंट है, ये फोर्स कम डोमिनेंट है, तो यहाँ भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। तो नेट फोर्स जीरो कहाँ होगी, तो नेट फोर्स जीरो होगी जिसकी वैल्यू कम है। मतलब कि यहाँ पे हमने रखा, इसकी वैल्यू कम थी ना, इसकी वैल्यू कम थी ना, तो यहाँ हमने चार्ज रखा, जैसे यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया, तो ये क्या होगा, ये इससे इस साइड होगा अट्रैक्ट। अब ये अच्छे से अट्रैक्ट इसलिए होगा क्योंकि डिस्टेंस भी कम है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज भी कम है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा है तो, लेकिन डिस्टेंस भी तो ज्यादा है, तो ये इस तरीके से रिपेल होगा और ये इस तरीके से अट्रैक्ट होगा कि यहाँ पे ज्यादा चांसेस है नेट फोर्स के जीरो आने के। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। तो जहाँ पे स्मॉल चार्ज होता है, आई एम हाईलाइटिंग द स्मॉल चार्ज, सो जहाँ पे स्मॉल चार्ज होता है वहां पे नेट फोर्स के जीरो आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उस साइड आया देखो ये। चलो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास दो चार्जेस हैं, छोटे वाला चार्ज ये है और बड़े वाला चार्ज ये है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बाकी का चार्ज होगा, मान लो यहाँ पे रख दिया हमने Q चार्ज, ठीक है, और ये कितने दूरी पर रखा हमने, ये रखा हमने यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई x की दूरी। ठीक है, x डिस्टेंस पे हमने रख दिया। तो अब निकालते हैं, मान लेते हैं पॉइंट C है, तो फोर्स एट C ड्यू टू B विल बी दिस, एंड फोर्स एट C ड्यू टू A विल बी, फोर्स एट C ड्यू टू A विल बी दिस। ठीक है, ये बात समझ में ऐसा क्यों करा है मैंने, देखो पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये सब अपनी तरफ बुला लेगा, है बुलाएगा। इसी तरीके से ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे भगा देगा यहाँ पे, है ना। तो चलो देखते हैं, करते हैं इसे। तो फोर्स एट सी, तो एट सी अगर मैं बात करूंगा तो एफ सी बी और एफ सी ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ही तो ऑपोजिट है। तो यहाँ पे आ जाएगा के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो 20 नहीं, Q इंटू 5 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के Q इंटू 20 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये बात समझ में आई तो बता देता हूँ, अगर नहीं समझ में आई तो देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 5 प्लस एक्स है, तो 5 प्लस एक्स। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना है यहाँ पे Q, सॉरी यहाँ पे Q और यहाँ पे 20, सो Q टाइम्स 20, तो ये हो गया। अब इस वाले केस को अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इज दिस, आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड्स हियर, ओके, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन हियर, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया वेक्टर से। ठीक है, एंड द सेपरेशन बिटवीन B and point C is x, so I've written like this. So after solving this, so KQ will be cancelled out, okay, microcoulomb and microcoulomb will be cancelled out, so I'll get 5 minus x divided by x का whole square is equal to 20 over 5 will be 4। तो यहाँ पर आ गया 5 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। भाई वो प्लस माइनस आएगा, ये स्टेप समझ में आ गया हो गया, जो स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो बच्चों एक बार आ जाएगा 5/x-1, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, इज इक्वल टू +2, और एक जगह आ जाएगा 5/x-1 -2, तो 5/x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, एक मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्लस था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2 - 1, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर आ जाएगा 5/x -3, और 2 - 1 के इक्वल होते हैं। तो भाई यहाँ से तो x नेगेटिव आ रहा है, तो हम नहीं लेंगे इसे, x को तो हम पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ से x आ जाएगा 5 सेंटीमीटर इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो x 5 सेंटीमीटर आ रहा है, और 5 सेंटीमीटर किधर की साइड आ रहा है, तो अगर आप देखोगे तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर, जो कि b के राइट में है ना, b के राइट हैंड साइड पे। तो अगर मैं ऑप्शन बी को पढ़ता हूँ, एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आता है। ओके, आई होप यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट एज वेल एज द क्वेश्चन। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा लेवल और सही हुआ है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे थोड़ी फ्लूइड मैकेनिक्स की आपको ग्लिम्स दिखेगी, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ठीक है, और उनको सस्पेंड कर रखा है बाय अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। अब सेकंड सिचुएशन में उन्हीं दो आइडेंटिकल चार्जेस को सस्पेंड करा गया स्ट्रिंग्स के द्वारा, अब उसको इमर्स कर दिया लिक्विड के अंदर, जिसकी डेंसिटी हमें मेंशन है, बट एंगल में कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है। तो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, और डेंसिटी ऑफ स्फीयर भी हमें दे रखी है कितनी लेनी है। तो मैं दोनों केसेस को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो फर्स्ट केस है बच्चों हमारे पास, इसमें फर्स्ट केस के अंदर क्या है, एक मिनट, फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास ये इस तरीके से दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ठीक है। यहाँ पर ही 30 डिग्री एंगल बनना है, तो थीटा इज 30 डिग्री इन बोथ द केसेस, एंगल इज सेम, ओके। तो बच्चों यहाँ पे इधर टेंशन टी आ गई, है ना। अब ये चार्जेस हैं तो बॉडीज हैं बेसिकली, तो उनके मासेस भी होंगे क्योंकि डेंसिटी मेंशन कर रखी है, तो नीचे वेट लगता है। अब ये अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दिस एंगल इज थीटा, जेड बन रहा है ऐसे करके यूं, है ना। तो ये वाला एंगल इस साइड ये टी कॉस थीटा में जाएगा, और ये वाला एंगल साइन थीटा में जाएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अगेन आई टोल्ड यू हम फोर्स पढ़ रहे तो वेक्टर तो आएंगे। अब ये आइडेंटिकल चार्जेस हैं, मैं शेड कर देता हूँ, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो आइडेंटिकल चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिकल चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, सो दिस विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। तो ये फर्स्ट केस है जिसमें जो अपवर्ड फोर्स है टी कॉस थीटा वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगी, और जो राइट वाली फोर्स है वो लेफ्ट वाली फोर्स के इक्वल होगी। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg, है ना बच्चों। मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन है, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करा तो ये आ गया। तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 विच इज Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू mg। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई, tan थीटा इज इक्वल टू दिस, सही है। अब आते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस क्या कहते हैं, तो सेकेंड केस के अकॉर्डिंगली अगेन सेटअप इज सेम, ओके। यहाँ पे वही एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे एंगल अगेन सेम बन रहा है थीटा, यहाँ पे सो आई चेंज द कलर नाउ, यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे इस साइड टी कॉस थीटा हो गई बच्चों, अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो नीचे वेट हो गया mg, इधर हो गई टी साइन थीटा। अब क्योंकि ये सब कुछ इमर्स है लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल जाएगी, Fe डैश हो जाएगी, और Fe डैश होगा कितना, आई एम री राइटिंग देयर, Fe डैश विल बी 1/4πε0m, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4πε0m प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन सेपरेशन स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे एक और फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड एक और फोर्स ऊपर लगाएगा, दैट इज बॉइंट फोर्स, ठीक है। तो ये बॉइंट फोर्स का क्या फंडा होता है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा, और मान लो ये ऑब्जेक्ट है इस मीडियम में, ठीक है।
कोई भी एक फ्लूइड है, कोई भी एक लिक्विड है, उसके अंदर है, कोई भी एक मीडियम है। तो यहाँ पे जो mg होगा उसे मैं लिख देता हूँ रो इंटू वी इंटू जी। ठीक है, मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो रो है दिस इज डेंसिटी ऑफ, दिस इज डेंसिटी ऑफ स्फेयर, जो भी बॉल है या बॉडी, वट एवर यू कॉल इट, एंड वी इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब यहाँ पे एक और ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। ये जो फोर्स होगी इसको हम बोलेंगे बॉइंट फोर्स। ठीक है, बॉइंट फोर्स। तो बच्चों जो बॉइंट फोर्स होती है इसमें आता है एम डैश जी, और ये किसका मास आता है, डिस्प्लेस्ड मास ऑफ लिक्विड आता है। कि जो स्फेयर है, स्फेयर ने देखो इतना पोर्शन ऑक्यूपाई कर लिया ना, ये पोर्शन, तो इसने इतने पोर्शन के लिक्विड को डिस्प्लेस करा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्लेस्ड मास ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये जो बॉइंट फोर्स है हमारे पास, ये आ जाएगी रो इंटू वी इंटू जी। अगर मैं अगेन एम रिपीटिंग दिस, अगर हमने एक बॉल को इस मीडियम के अंदर डाला, ठीक है, एक बॉल को हमने एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, चलो एक ऑब्जेक्ट को हमने एक मीडियम के अंदर डाला, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मीडियम के उतने ही फ्लूइड को, उतने ही लिक्विड को वो डिस्प्लेस कर देगा। जब वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा तो वहां पे एक फोर्स उस पर लग रही होगी, बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी इस ऑब्जेक्ट पे, जो कि इसके इक्वल होगी। तो जिसमें जो मास है वो लिक्विड का मास है जो डिस्प्लेस हुआ है, तो मतलब कि हम डेंसिटी तो सेम लेंगे क्योंकि उसने, ऑब्जेक्ट ने ही उस लिक्विड को डिस्प्लेस करा है। So density of that object and the density of the displaced liquid will be same. But density, sorry, density in volume, ठीक है, by mistake. Okay, तो volume will be same. ठीक है, again I'm repeating कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इधर की साइड इतना मास डिस्प्लेस हुआ, तो ये जो वॉल्यूम होगी, ये जो वॉल्यूम होगी वो सेम होगी। डेंसिटी तो अलग अलग होगी, ऑब्वियसली लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा जितने लिक्विड ने वॉल्यूम ली थी। तो पार्डन मी, मैं डेंसिटी बोल गया उसे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आते हैं जरा बॉइंट फोर्स पे आते हैं। तो बॉइंट फोर्स विल बी इक्वल टू रो वी जी। तो यहाँ पे जो रो है दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, वी इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो कि किसके इक्वल है, जो कि है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के इक्वल, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के इक्वल। ठीक है, तो जो लिक्विड की डेंसिटी है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की डेंसिटी के इक्वल है, बिकॉज वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। और डिस्प्लेस्ड किसके द्वारा है, डिस्प्लेस्ड बाय स्फेयर, तो उसी की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा वो। ठीक है, वॉल्यूम विल बी सेम, यू कैन सी है। ठीक है, आई एम हाईलाइटिंग दीस टू टर्म्स। तो जो mg है बच्चों, mg इसके इक्वल होगा और बॉइंट फोर्स इसके इक्वल होगी। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है जो सिग्मा है, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ स्फेयर एंड दिस रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो विल यूज दिस टर्म इन द गिवन क्वेश्चन। ओके, तो ये कंसेप्ट वैसे क्लास 11th का था, फ्लूइड मैकेनिक्स का था ये कंसेप्ट, although I'm applying this in that particular question and this question is kind of standard question, okay, जिसमें हम 2-3 कंसेप्ट को देख रहे हैं एक साथ। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखता हूँ, तो जितनी लेफ्ट में फोर्स है या जितनी राइट में फोर्स है उतनी लेफ्ट में फोर्स है, विच इज एफ ई डैश, और जितनी अपवर्ड फोर्स है तो अपवर्ड फोर्स है टी कॉस थीटा प्लस बॉइंट फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस अपवर्ड है, ये दोनों फोर्सेस। ठीक है, उतनी ही डाउनवर्ड फोर्स है एंड इट इज एम जी। ठीक है, तो यहाँ से जो टी कॉस थीटा है बच्चों निकल कर आ गया एम जी माइनस बॉइंट फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं टी कॉस थीटा निकल कर आ गया एम जी माइनस एम डैश जी। ठीक है, तो ये रहा टी साइन थीटा और ये रहा टी कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो, मान लो थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, या चलो इसे भी हटाई दो, इसे फर्स्ट सेकंड हटा दो क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे फर्स्ट ले चुका हूँ। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इसको और इसको, तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश अपॉन में एम जी माइनस एम डैश जी, ये आ जाएगा राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली थीटा तो बदला ही नहीं था, थीटा वाज सेम। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो जरा, व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस एंगल रिमेन्स द सेम, तो एंगल तो सेम रहा था, तो मतलब दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की विल बी द सेम। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट नाउ। तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, एक इक्वेशन आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एम जी, और एक आ गई हमारे पास जो बच्चों एफ ई डैश है इसकी जगह मैं लिख ही देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन एम क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट में एम जी माइनस एम डैश जी।
क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1/ε0 mg, यहाँ पर आ गया 1/ε m माइनस m डैश g। तो g से g कैंसिल आउट हुआ। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ε0 इज इक्वल टू m/m माइनस m डैश, ठीक है। और ये जो होती है टर्म, दिस टर्म इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और m होता है जो मास है हमारे पास, ये मैं पीछे देख लेता हूँ उधर। तो मास हमने किसका लिया था, ये लुक एट दिस। तो ये जो मास लिया था हमने, ये उससे एक मिनट कहाँ था, ये था ना, स्फेयर का मास लिया था, ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो मास है वो स्फेयर का मास है, ठीक है। तो मास की जगह आ जाएगा इतना, क्या आ जाएगा, रो इनटू, तो यहाँ पे जो मास है ये स्फेयर का मास है, तो रो लिया था, सिग्मा लिया था, सिग्मा, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू वी अपॉन सिग्मा इंटू वी माइनस रो इंटू वी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सो डेट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो m है, दिस इज मास ऑफ स्फेयर। तो दिस मास ऑफ स्फेयर इज डेंसिटी ऑफ स्फेयर इनटू वॉल्यूम, सो दिस इज डेंसिटी ऑफ स्फेयर। इसी तरीके से जो m डैश है, दिस इज मास ऑफ लिक्विड, तो ये लिक्विड का मास है, ठीक है। एंड दिस मास ऑफ लिक्विड इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम, तो दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ से रो माइनस सॉरी सिग्मा डिवाइड बाय सिग्मा माइनस रो, और यहाँ से वॉल्यूम कॉमन आ गई, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गई, ठीक है। तो मैं हटा ही देता हूँ से, वॉल्यूम मैंने कैंसिल आउट कर दी। तो मेरे पास अगला स्टेप ये बचेगा सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिग्मा इज 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लुक एट दिस, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज दिस, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज दिस। So sigma is this and rho is 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो k है हमारे पास वो आ गया 1.6 डिवाइड बाय 1.6 माइनस 0.8, एंड solving this k will be equal to 2. This will be our answer, okay. So now let's move to the next question. I know this question is quite lengthy, okay. You can take screenshot of that particular question, okay. चलते हैं अब आगे। अब ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगेन इसमें वेक्टर एडिशन लॉज लगेंगी। देखो इसमें दो ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं ऑफ अ स्क्वायर जो क्यू चार्ज कैरी कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज है। तो हमें बताना है, हमें बोला गया है कि रिजल्टेंट फोर्स स्मॉल क्यू वाले पे 0 है, तो क्यू और स्मॉल क्यू कैसे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसकी। मान लेते हैं स्फीयर है, इस पे चार्जेस रखे हुए हैं। तो जो एक कॉर्नर है ऑपोजिट कॉर्नर, उस पे कैपिटल क्यू है और इस वाले कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्जेस हैं। अब अगर मैं सारे चार्जेस को पॉजिटिव लेता हूँ तो एक दिक्कत है। देखो ये जो है ये इधर रिपेल हो जाएगा इससे, पॉजिटिव पॉजिटिव ये इधर रिपेल हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ये इधर रिपेल हो जाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा यहाँ, ठीक है, ओके। तो ये जो रिजल्टेंट है वो यहाँ आ जाएगा इन दोनों का। लेकिन ये भी तो बच्चों पॉजिटिव है, तो ये इसे इधर रिपेल कर देगा, फेंक देगा इसे इधर। ये तो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो क्या नेट जीरो होगी? नेट जीरो नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बहुत समझदारी दिखानी पड़ेगी। ये एक चार्ज को नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको माइनस क्यू ले लेता हूँ। अब देखो मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ओके। एक मिनट बस। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगी वो होगी फोर्स एट बी ड्यू टू सी, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगी दिस इज फोर्स एट बी ड्यू टू ए, ये होगी, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ आएगा, और फोर्स एट बी ड्यू टू सी और फोर्स एट बी ड्यू टू ए सेम होनी चाहिए। देखो कैसे होगी मैं बताता हूँ। तो ये होगी के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू क्यू, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है और यहाँ क्यू है, बस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बोल दो, ठीक है।
डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो दोनों फोर्सेस सेम है, मान लेते हैं एफ के इक्वल है, तो ये भी एफ आ गई यहाँ पे, ये भी एफ आ गई। तो जो नेट फोर्स आएगी इन दोनों का, जो रिजल्टेंट आएगा, एफ आर लिख लेता हूँ मैं। सो इट विल बी एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ कॉस 90 बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ओके, दिस एंगल इज 90। ठीक है, एफ बी सी का स्क्वायर प्लस एफ बी ए का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी सी एफ बी ए कॉस थीटा, ये होता ना। तो एफ बी सी और एफ बी ए तो सेम है, तो इसलिए मैंने क्या करा, सीधा सीधा एफ एफ लिखता चला गया। तो रिजल्टेंट जो आएगा बच्चों, वो आएगा √2 एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 90 इज 0। तो ये टर्म तो 0 हो गई, तो √2 एफ स्क्वायर इज √2 एफ, ये आ गई फोर्स। अब ये फोर्स एग्जैक्टली 45 पे होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है, ये और ये इक्वल फोर्सेस लग रही हैं, तो इनका रिजल्टेंट बीच में आएगा। अगर ये बात मैथमेटिकली जस्टिफाई करनी है तो सिंपल है, टेन बीटा का फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा। तो ये बी हो गया, ये हो गया, तो बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी, ए और बी सेम है ना, ए प्लस बी कॉस 90। तो इट इज एफ अपॉन एफ साइन 90 इज 1, तो ये आ गया एफ अपॉन एफ। एफ अपॉन एफ होता है 1, और 10 बीटा 1 कब आएगा, जब बीटा 45 होगा, तो ये निकाल दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो ये नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेगा, या ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। तो अगर फोर्स ड्यू टू डायगोनल, तो फोर्स ड्यू टू डायगोनल विल बी इक्वल टू के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू एंड क्यू, आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड, ओके, एंड सेपरेशन इफ इट इज ए, इफ इट इज आल्सो ए, देन इट विल बिकम √2a, सो √2a का होल स्क्वायर। तो एक ये टर्म आ गई, और इसको एफ आर को भी अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो एफ आर मेरे पास निकल कर आएगा बच्चों √2 एफ की जगह आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। तो एक ये टर्म आ गई। तो बच्चों जो दोनों टर्म्स हैं, ये अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड, सॉरी, हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, okay, so they are in opposite direction and having same magnitude. So what will I do now? So I'm solving the magnitudes only. Okay, so what will I do? Both forces are having of same magnitude, so I'll write like this: Fr is equal to Fd. So k q q upon √2a is √2a whole square is 2a square. Okay, यहाँ पे √2 k q q upon में a square से a square गया, q से q गया, k से k गया। तो ये जो q है, स्मॉल q, ये आ गया 2√2q। अब यहाँ पे हमने जो स्मॉल q चार्ज है उसको कैसा लिया था, स्मॉल q चार्ज को हमने लिया था नेगेटिव, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -2√2q। ओके, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस चार्ज को नेगेटिव लेना पड़ा था, स्मॉल q चार्ज को, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। इस क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने बताया था कि एक चार्ज नेगेटिव होना चाहिए तभी वो सॉल्व होगा। ओके, सो दैट इज वाई जो चार्ज होगा वो नेगेटिव ऑफ 2√2 टाइम्स कैपिटल Q होगा। ठीक है, सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल Q। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें सम गिवन है दो चार्जेस का हमें। ठीक है, और आपस में दोनों चार्जेस रिपेल कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर दूर है, तो हमें इन दोनों चार्जेस की वैल्यू निकालनी है। तो Q1 प्लस Q2 हमें गिवन है 7 माइक्रोकूलम। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है 9 इंटू 10⁹9। बच्चों ये होता है ना K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो लिख ही रहा हूँ बस वही मैं यहाँ पे, इंटू Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन इज 30, तो 30 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 900 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस निकल कर आ गया कितना, 9 से गया, ठीक है, 100 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 10⁻⁻2 - 9 इज -11। ठीक है, कुछ नहीं करा, बस मैंने सिंप्लीफाई करा है इसे। ठीक है, आप भी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो Q1 Q2 इज 10 टाइम्स 10⁻⁻12। ओके, तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। सम ऑफ चार्ज यहाँ पे गिवन है, जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, डबल टिक कर दिया, ये भी हमें गिवन है।
अब हम इनको इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, तो बेसिक मैथमेटिक्स लगेगी यहाँ पे, जो में भी हो सकता है कुछ बच्चों ने क्लास 9th क्लास 10th में पढ़ी हो, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ हमने नहीं पढ़ी और हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो लेट्स सी कैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार सीबीएसई में आया था 2015 में बोर्ड्स में, ठीक है, बच्चे रो गए थे उस बार सीबीएसई में जब 2015 में जो पेपर आया था बोर्ड्स का फिजिक्स का, तो वहां पे कैपेसिटर का ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है, एनर्जीज हमें गिवन थी, एक बार कैपेसिटर सीरीज में था पैरेलल में था, तो वहां पे भी कैपेसिटर की ऐसी इक्वेशन बन रही थी। तो इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब ऐसी चीजें आ सकती हैं आपके सीबीएसई में भी आ सकते हैं और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं, नीट में आ सकती है, जेई में आ सकती है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे Q1 प्लस Q2 या चलो माइनस ले लो, जो मन कर रहा है वो ले लो, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो ये आएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2। अरे वाह, काफी मुश्किल फॉर्मूला था जो मेरे को याद है, राइट। आई होप आप सबको भी याद होगा ये। एनीवे, सो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंटेंशनली ना इसमें प्लस 2Q1 Q2 कर रहा हूँ, तो अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो माइनस 2Q1 Q2 भी मेरे को करना पड़ेगा। और फिर अगले स्टेप को मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 माइनस 4Q1 Q2। तो ये स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो माइनस 2Q1 Q2 माइनस 2Q1 Q2 विल बिकम माइनस 4Q1 Q2, ठीक है। ये टर्म और इस टर्म को मैंने एक साथ यहाँ लिख दिया। तो बच्चों हमारे पास आ गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस, एक मिनट सही से लिख देते हैं, माइनस 4Q1 Q2, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 प्लस Q2 बच्चों 7 था, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 49 इंटू 10 की पावर माइनस 12 आएगा, 7 माइक्रो कूलम था, तो माइक्रो इज 10 टू द पावर माइनस 6, इसका स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर माइनस 12, कोई आर्ग्यूमेंट मत करना, ठीक है। तो मैंने सीधा ही लिख दिया यहाँ पे, आप लोग सॉल्व कर लोगे मेरे को इतनी उम्मीद है। -4 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज था 10 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो बच्चों 49 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करो तो 9 आएगा, और रूट 9 पता है 3 होता है, और 10 की पावर माइनस 12 रूट में होगी तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आएगी। तो ये आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारे पास आ गया कि जो सम है बच्चों, सम कितना है, सम है 7 माइक्रो कूलम, सब्ट्रैक्शन है 3 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो आप चाहो तो सॉल्व कर लो इसे यार, बट मैं सीधे ही बता देता हूँ अगर यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, अदरवाइज एलिमिनेशन मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे Q1 आएगा 5, ठीक है, और Q2 आएगा 2, 5 और 2 7 होते हैं, और 5 में से 2 घटाओगे 3 आता है, तो ये आंसर रहेगा इसका Q1 और Q2 का, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके ओके, तो ये एक और क्वेश्चन जिसमें क्लास 11th का कंसेप्ट यूज होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज का, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो ये 4 माइक्रो कूलम है, सारे एक जैसे हैं, ठीक है। फिर एक और 4 माइक्रो कूलम है, फिर एक और है 4 माइक्रो कूलम, फिर एक और है 4 माइक्रो कूलम, और ये सीरीज ना आगे तक चलती चली जा रही है, और ओरिजिन पर है 1 कूलम, ठीक है। फाइंड द टोटल फोर्स चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन, लिखा हुआ है ना लास्ट लाइन में। तो ये है 1 मीटर पे, ये है 2 मीटर पे, ये है 4 मीटर पे, ये है 8 मीटर पे, ऐसे हैं। तो बच्चों ये पॉजिटिव ये इसको कर देगा रिपेल इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो एक मिनट, ये पॉजिटिव इधर रिपेल, ये पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव इधर रिपेल, ये दोनों पॉजिटिव इधर रिपेल, ये दोनों पॉजिटिव इधर रिपेल, तो सारी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो सारी फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं फोर्स एट O निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी K Q1 Q2, तो Q1 इज 1, Q2 इज 4 माइक्रो कूलम अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस K Q1 Q2 अगेन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस सेम अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस K Q1 Q2 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस K Q1 Q2 अपॉन 8 का स्क्वायर एंड इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी सीरीज। तो F नॉट आ जाएगा K, ठीक है। K होता है बच्चों 9
इंटू 10 की पावर 9, Q2 इज 4 इंटू 10 की पावर -6, और एक तो 1 है ही, तो ये आ गया 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/8 का स्क्वायर, और चलते चली जाएगी ये। तो ये बन रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता था, है ना, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करा, या थर्ड को सेकेंड से करा, फोर्थ को थर्ड से करा, कंसेक्यूटिव टर्म्स लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की जगह हम डिवीजन करेंगे। तो देखो जरा, इसको इससे डिवाइड करके देखो 1/4 आएगा, इसको इससे डिवाइड करके देखो 1/4 आएगा, इसको इससे डिवाइड करके देखो 1/4 आएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की जगह पे कॉमन रेशो आ रही है, और ये जो सीरीज है ये इनफाइनाइट सीरीज है, आगे तक चलती चली जा रही है। तो उसके लिए जो सम का फॉर्मूला होता है, तो सम का फॉर्मूला होता है ए, देखो पहले कॉमन रेशो ही बता देता हूँ क्या है। ए हमारे पास है 1/1, कॉमन रेशो है 1/4, और कॉमन रेशो 1 से कम है, तो सम का फॉर्मूला होता है ए 1 - 1/r की पावर n, ठीक है, सॉरी 1 - 1/r की पावर n अपॉन 1 - r, ये फॉर्मूला होता है। और जब इनफाइनाइट सीरीज होती है, n इन्फिनिटी है, तो ये जो टर्म है ये टर्म हो जाती है 1, ठीक है। अब सोच रहे हो कैसे होती है 1, शायद कुछ बच्चों ने ना पढ़ा हो ये, देखो तो 1/4 की पावर इन्फिनिटी है ना, ये था ना, और यहाँ पे 1/4 था इस वाले केस में, तो और ये था 1/1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 की पावर कुछ भी हो बच्चों 1 ही आता है, ये हो जाएगा, और बाकी 1/r, ठीक है, जो भी था ये 1/4 लिखो, 1/r लिखो। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इन्फिनिटी आ गया 1/∞, 1/r, सॉरी अपॉन 1 - r, तो 1/∞ कितना होता है, ये होता है बच्चों 0 के इक्वल। तो ये देखा पूरी टर्म 1 आ गई ना, पूरी टर्म 1 आ गई है, बची पूरी की पूरी टर्म 1, ठीक है। तो बस मैं सॉल्व करता चला गया यहाँ पे, ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे इन्फिनिटी आएगा और 1/∞ 0 होता है, तो मैं सीधा ही इसको लिख रहा हूँ सब कुछ हटा के, ठीक है। तो सब कुछ हटाने के बाद मैंने सीधा इसे लिखा, तो जो सम का फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, वो आएगा फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 - r, एक मिनट, a अपॉन 1 - r। तो सम जो है हमारे पास हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 1/1, 1 - 1/4, तो ये आ गया 1/3/4 विच विल बी इक्वल टू 4/3। तो ये बच्चों ये आ गया सम, ठीक है। तो अब जो एफ नॉट है, वो एफ नॉट आ गया हमारे पास 36 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो यू कैन सी हेयर +9 - 6 इज 3, ठीक है, ये 9 लिखा हुआ है यार, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया इतना इंटू 4/3, तो ये आ गया 48, बच्चों ये 12 आ जाएगा ना, 12 टाइम्स 4 इज 48 इंटू 10 की पावर 3, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसे 4.8 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और ऐसे क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी रिपीट होंगे, पोटेंशियल में भी रिपीट होंगे, तो काफ़ी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ओके। तो चलो, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ओके। ऐसे क्वेश्चन जितना मेरे को याद है बहुत साल पहले सीबीएसई में आया था, आई थिंक कंपार्टमेंट में आया था, कहाँ आया था, बट ठीक है, इसे थोड़ा हमें ग्राफ की ग्लिम्स मिलेगी। देखो, plot a graph showing the variation of Coulomb force F versus 1/r, where r is the distance between two charges and charges are in the pair, okay। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जरा बताओ, यही है ना, k प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन r स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से चेंज करके लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एक ही बात है, बस 1/r को मैं अलग करके लिख रहा हूँ 1/r स्क्वायर को। तो f अपॉन 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास y एक्सेस, ये आ गया x एक्सेस। तो जब मैं y एक्सेस को x एक्सेस से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलता है, मेरे को मिलता है स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा स्लोप, तो ये आ गया x एक्सेस और ये आ गया y एक्सेस। तो ये जो टर्म है, दिस टर्म विल बी आवर स्लोप। तो एक बार जो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, तो यहाँ पे पेयर गिवन है 1 माइक्रोकूलम कॉमा 2 माइक्रोकूलम, जहाँ पे प्रोडक्ट आ गया 2, 1 into 2 is 2, I'm ignoring the micro term, so product is 2, so product is positive, so slope will be like this, okay, it is starting from 0. And in the second case, the product of charges
are 2, -3. 2 microcoulomb, -3 microcoulomb. So product of charges again indicating the slope. So in that case, slope is this -6. Okay, -6 times microcoulomb times k. k q1 q2 है ना, तो उस तरीके से। तो यहाँ पे एक आइडिया तो लग गया कि चलो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, -6 आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप तो नीचे वाले का ज्यादा होगा, बट नेगेटिव है। अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ बच्चों, तो ये 6 टर्म ज्यादा आएगी, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो 2 से तो 6 टर्म ज्यादा आएगी। तो इसलिए देखो यहाँ पे मैंने एंगल इंटेंशनली ज्यादा बनाया है। मान लो ये θ2 एंगल है और ये θ1 एंगल है, तो θ2 मैंने θ1 से बड़ा बनाया। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम को, और यहाँ जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम को। ठीक है, दिस विल बी द रिजल्ट। इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट होगा। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ओके, 2 equal and opposite charges are placed at a certain distance apart. The force of attraction is F. 75% of charge transfer to another. Okay. बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं, बहुत बच्चे गलत करते हैं। 2 चार्जेस हैं Q1 Q2, तो मान लेते हैं आइडेंटिकल है, वैसे लिखा हुआ भी यहाँ पे इक्वल चार्जेस। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ 100 है, तो बच्चों ये 100 इसका 75% ले गया, यहाँ 25 बचा, और यहाँ आ गया 75, और ऑलरेडी उसका 100 था तो 175 आ गया, 175 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल दोगे कि सर यहाँ पे चार्ज तो Q था तो Q/4 हो गया, और यहाँ पे चार्ज वो Q + Q/4 हो गया, मतलब 5Q/4 हो गया। बट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक टर्म को मिस कर दिया, ऑपोजिट चार्जेस। तो 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे चार्ज -Q है या +Q है तो यहाँ पे -Q है। ठीक है, जैसे भी आप लेना चाहो। तो जैसे यहाँ पे चार्ज मैं बोल देता हूँ -Q होता है, +Q चार्ज है। ठीक है, इस तरीके से है। अब यहाँ पे फर्स्ट केस में फोर्स F थी। ठीक है, जब चार्ज क्या था, Q1 Q2 अपॉन r² था। अब क्या हुआ, इसका 75% इधर चला गया। तो अगर एक चार्ज का 75% गया तो 25% बचा, तो रिमेनिंग आ गया कितना, 25% ऑफ -Q। तो ये आ गया -Q/4। बच्चे 25% कितना होता है, 25/100 होता है ना, तो 1/4 हो जाएगा, तो -Q/4 आ गया। दूसरे पे जो चार्ज आया, अब जो उस पे न्यू चार्ज आया वो कितना आया, ऑलरेडी इस पे +Q चार्ज है, और इस वाले का 75% ऑफ -Q जुड़ गया इसके साथ। ठीक है, जुड़ गया। तो देखो +Q के साथ मैंने ऐड करा है ये 75% ऑफ -Q। तो +Q इज दिस, प्लस 75% ऑफ -Q इज दिस। ठीक है, तो 3/4 -Q, तो ये कितना आ गया, तो Q - 3/4 -Q, सॉरी वो माइनस बार लेके आया मैं, तो Q - 3/4 Q, सो आई अगेन गेट Q/4। ठीक है, बोल देता हूँ मैं दोबारा से इसको। तो यहाँ पे प्लस का चार्ज था और 75% ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो बच्चों इतना होगा, तो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो सॉल्व करा तो ये आ गया, सिंपल। ठीक है, तो अब देख लो जरा यहाँ पे। तो इस बार फोर्स कितनी होगी, इस बार फोर्स होगी K Q/4 अपॉन में r²। तो 1/16 KQ² अपॉन r²। तो जो KQ² अपॉन r² है कितनी है, 1/16 F।